बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सपना वर्मा, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो सोशल साइंस क्लास 6 to 8 का पेपर हुआ था, उसमें आज हम लोग हिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने कई क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था, आज उसके आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो देखिए, अब यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। यहाँ पर ऑप्शन ए करा मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी लाला लाजपत राय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चित्तरंजन दास। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। यहाँ पर ए करा भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए करा है केलांग ब्री एंड पैक्ट, बी पेरिस शांति समझौता, सी लघु मैत्री संधि, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केलांग ब्री एंड पैक्ट। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन और 34 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि औद्योगिक क्रांति के संबंध में कार्डिंग शब्द किसे इंगित करता है। ए यहाँ पे देखिए कर रहा है वस्तुओं के आदान प्रदान को, बी उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है, सी लंकाशायर के शहरों में बने विशिष्ट वस्त्र को, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कताई की जाती है। अगर अब यहाँ पे बात करें कि औद्योगिक क्रांति किसे कहा जाता है और इस शब्द को कौन दिया था, तो देखिए, औद्योगिक क्रांति शब्द को सबसे पहले फ्रांसीसी लेखकों द्वारा किया गया था। तो फ्रांसीसी लेखक में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे अर्नोल्ड टैयनबी, तो इन्होंने इस शब्द को दिया था। अगर बात करें अर्नोल्ड टैयनबी की, तो ये एक अंग्रेजी इतिहासकार थे। इन्होंने 1760 और 1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तन का वर्णन करने के लिए पहली बार अंग्रेजी में औद्योगिक क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया। ओके, अगर बात करें औद्योगिक क्रांति के बारे में और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो औद्योगिक क्रांति देखिए ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ था और कई तकनीकी नवाचार ब्रिटिश मूल के थे। ओके, औद्योगिक क्रांति आधुनिक इतिहास में एक कृषि और हस्तशिल्प अर्थव्यवस्था से उद्योग और मशीन निर्माण के प्रभुत्व वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया है। ओके, तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है कि गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए करा है डेविड हार्डमैन द्वारा, बी सुमित सरकार द्वारा, सी शेखर बंदोपाध्याय द्वारा, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डेविड हार्डमैन के द्वारा। तो इन्होंने इसको लिखा है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं।
यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए करा 110 अनुच्छेद तथा 20 अध्याय, बी 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय, तो देखिए सी करा है 115 अनुच्छेद तथा 25 अध्याय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय की। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना देखिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने और राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक केंद्र बनने के लिए की गई थी। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय है। अध्याय 1 में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है और अध्याय 2 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए मानदंड स्थापित करता है। यहाँ पे बात करें अध्याय 3 की, तो इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों के नाम बताए गए हैं। अध्याय 4 से लेकर 15 में इन अंगों के कार्यों और शक्तियों को परिभाषित किया गया है और 16 से 17 अध्याय में संयुक्त राष्ट्र को अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जोड़ते हैं और चार्टर में संशोधन का प्रावधान करते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है और क्वेश्चन देखिए कर रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए कर रहा है औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार, बी विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, सी द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का यह तीनों मुख्य उद्देश्य है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए करा है चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए करा 1910 ईस्वी, बी 1912 ईस्वी, सी 1948 ईस्वी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुआ, तो यह हुआ था 1948 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पे क्वेश्चन 39 नंबर का और 39 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी। ए यहाँ पे करा है कृषि क्रांति, बी पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, सी व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो औद्योगिक क्रांति के उत्थान में कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, यह सभी कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन और हिस्ट्री का यह पूरा सेक्शन कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। यहाँ पे ऑप्शन ए करा है डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी डॉक्टर दलवीर सिंह भंडारी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह के बारे में अगर कुछ और बातें जाने, तो न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह ने 1985 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब ICJ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और यह भारत के 4 न्यायाधीशों में से एक थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल किया गया था, जो हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल अन्य न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति BN राव, रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलवीर भंडारी भी शामिल थे। ओके, तो यह सब भी रहा हिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन और यह पूरा 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।